हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द कॉमर्स केयर में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में झारखंड बोर्ड द्वारा इशू किया गया मॉडल पेपर BMT का MCQ टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया था और अकाउंटेंसी से रिलेटेड MCQ टाइप क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दिया था। और जैसा कि पहले ही मैंने वादा किया था कि आपके लिए मैं अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है उसका भी सॉल्यूशन डालूँगा। तो आज मैं इस वीडियो में उस सॉल्यूशन को दिखाने वाला हूं और समझाने वाला हूं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा देख रहे हैं, चंदा क्या है, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। तो आपको पता है ये आपका कौन सा चैप्टर से है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंटिंग चैप्टर था वही है। ठीक है, तो व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ऐसे आप जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्या है, लेकिन तब पर भी मैंने आपके लिए लिख कर रखा है। तो चलते हैं, सॉल्यूशन मैंने पहले से ही कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आपके सामने है, क्या है लिखा हुआ, देख ही रहे हैं, क्वेश्चन लिख चुके हैं। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, चंदा क्या है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लेना, क्योंकि ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं है। क्या लिखा हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन इज, जैसा देख रहे होंगे आप, हम अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं अभी, ठीक ना। सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू इनकम फॉर ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो होता है, हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे, चंदा जो होता है वो आयगत आय होता है एक लाभ ना कमाने वाली संस्था का, या आप बोल सकते हैं अलाभकारी संस्था। ठीक है, एंड सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज गिवन बाय मेंबर ऑफ NPO। ठीक है, और ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता है वो कौन देता है, तो जनरली ये अमाउंट जितने भी NPO से जुड़े हुए मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो देते हैं, ताकि NPO अपना सोशल वर्क चलाता रहे। क्योंकि सोशल वर्क करने के लिए खर्चा तो होता है ना, तो वो खर्चा कहाँ से आएगा। ये कोई बिजनेस तो नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचेंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा उससे उस प्रॉफिट को हम लोग सोशल वर्क में लगाएंगे, ऐसा तो नहीं है। इसका नाम ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लाभ कमाने के लिए संस्था नहीं खोला जाता है। ठीक है, और जो लाभ कमाने के लिए संस्था खोला जाता है उसे बिजनेस कहते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन, आपके पास मॉडल पेपर आप लोड करके रखे होंगे, तो हम वापस उस पेज पर नहीं जाते हैं और बोलेंगे चल जाते हैं। चलिए चल ही जाते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अधिलाभ का सूत्र दे। हिंदी में है, इंग्लिश में है, गिव द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको पता है कि जब गुडविल आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं उस समय सुपर प्रॉफिट मेथड आता है और वहाँ पे हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन है, 2 अंक आधारित प्रश्न है, तो सिर्फ फॉर्मूला लिख दो, ज़्यादा इसमें डिफाइन करना नहीं है और डिफाइन करने बोला भी नहीं है। गिव द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला दे दिए। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक ना, कई बच्चे इसको रट लेते हैं, लेकिन रटना सही नहीं होगा, इसको जानना सही होगा। इसका यदि आप कॉन्सेप्ट जानेंगे, इसका आधार जानेंगे कि सुपर प्रॉफिट आखिर होता क्या है, इसका डेफिनेशन जानेंगे, तो आप इसको कभी याद नहीं करेंगे, आप फॉर्मूला खुद बनाना जान जाएंगे। अधिलाभ, नाम में देखो हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है आपको। अधिलाभ, अधि मतलब यहाँ अधिक होता है, अधिक लाभ। अधिक लाभ का मतलब क्या है कि जैसे आप बिजनेस चला रहे हैं और आप सोचे थे कि 2022 में हम 10 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, वो हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग ये हो गया
कि जनरली आप जिस टाइप का व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसी टाइप का व्यवसाय और भी लोग कर रहे हैं और वो एक साल में 10 लाख कमा रहे हैं, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट है। तो आप भी नॉर्मल प्रॉफिट सोचें इतना होगा। लेकिन आपका मान लीजिए कि 2022 में प्रॉफिट हो जाता है 15 लाख, जो कि आपका एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। हम यहाँ पर 1 ईयर का ही प्रॉफिट ले रहे हैं, इसलिए एवरेज प्रॉफिट। यदि आप हम यहाँ 2 ईयर 3 ईयर का प्रॉफिट लेके चलेंगे, ठीक है, तो फिर वहाँ पर एवरेज आपको निकालना होगा। तो आप 15 लाख कमा लेते हैं, 10 लाख सोचे थे तो 5 लाख आप ज़्यादा कमा लिए। ये है आपका सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ये गुडविल कैलकुलेशन शामिल इसलिए होता है क्योंकि आपका गुडविल ज़्यादा है, तभी तो आप कमा लिए, इसलिए गुडविल कैलकुलेशन में सुपर प्रॉफिट को भी इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब हम वापस पेज पर नहीं जाएंगे, अब क्वेश्चन पेपर लोड करके रखे होंगे, नहीं रखे थे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख के रखे हैं कि हाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, ठीक है। त्याग का अनुपात कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। सिंपल है, फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। क्या है फॉर्मूला? वैसे हम डेफिनेशन भी लिख दिए हैं, लेकिन वो डेफिनेशन क्या है, वो फॉर्मूला ही है। व्हेन न्यू रेशियो, देख रहे हैं यहाँ पे, व्हेन न्यू रेशियो डिडक्ट फ्रॉम ओल्ड रेशियो, ठीक ना। जब न्यू रेशियो में आप ओल्ड रेशियो से, ठीक ना, डिडक्ट करते हैं, न्यू रेशियो को ओल्ड रेशियो से डिडक्ट करते हैं, मतलब घटा देते हैं, तो जो आपको प्राप्त होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। इसलिए फार्मूला भी लिख के रख दिए हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, देख लो यहाँ पर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पुराना अनुपात घटाओ नया अनुपात। ये पार्टनर्स का होता है, जो भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स है उनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो होता है प्रॉफिट और लॉस बांटने का, उसी रेशियो को। क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख के रखे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंपनी चैप्टर से है, इशू ऑफ शेयर में आपको मिला होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन भी लिख दिए हैं, हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से। वैसे हम यहाँ पे समझा तो दे ही रहे हैं, आप लिख लेना। शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी। सीधा सीधी, शेयर जो है किसी भी कंपनी के पूंजी का हिस्सा होता है। क्या होता है? पार्ट होता है, हिस्सा होता है, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग वे। और यदि आपको शेयर फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर, तो यहाँ पर आप टोटल कैपिटल जो फर्म का है उसको पुट कर दो न्यूमरेटर के रूप में, मतलब आप लोग हिंदी में अंश जानते होंगे, और डिनोमिनेटर में, मतलब हर में रेट ऑफ 1 शेयर डाल दो, तो आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर फाइंड हो जाएगा, ठीक ना। सीधा सीधी बात है कि कंपनी का पूंजी जो है कई हिस्सों में विभाजित होता है, उन हिस्सों को ही अंश कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना कि जिससे आपका मॉडल पेपर आपके पास है तो देख लेना। ऐसे में यहाँ पर फिर से आ जाते हैं और दिखा देते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन आप देख लेना थोड़ा सा। इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है कि टोटल क्वेश्चन 19 है, और क्वेश्चन टोटल जो 19 है जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन देख रहे होंगे यहाँ, पहला सेक्शन 1 से 7 तक है, जिसमें 5 ही बनाना है। तो हम 5 ही बना के दिए हैं, 7 नहीं बनाए, ठीक है। और यदि आपको चाहिए कि नहीं 7 का सोल्यूशन दीजिए, तो फिर अब कमेंट बोल तो रहे हैं, कमेंट ही नहीं आता है, ठीक है, तो कमेंट करें प्लीज़। सेक्शन बी में 8 से 14 तक है, इसमें भी 5 ही बनाना है। ये आपका 3 अंक निर्धारित प्रश्न है। और 15 से 19 जो है आपका, उसमें 3 ही बनाना है। जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन है वो है 5 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम उतना ही बनाए हैं, मतलब 19 क्वेश्चन में आपको जो बनाना है 5, 5, 10, 3, 13, तो 13 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं। आपकी सुविधा के लिए वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए अपनी सुविधा के लिए भी, ठीक है। और ऐसे भी आप लोग लंबा वीडियो देखते नहीं हैं, इसलिए शॉर्ट तो करना पड़ता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6 सॉल्व किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किए हुए हैं, ठीक ना। व्हाट इज करेंट एसेट्स, ठीक है। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन बनाना था, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लास्ट 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट इज करेंट एसेट्स। वाओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। तो हम डेफिनेशन दे चुके हैं कि करेंट एसेट्स आर द एसेट्स, मतलब चालू संपत्ति वह संपत्ति है, वैसा संपत्ति है विच प्रोवाइड बेनिफिट, जो कि लाभ, एसेट्स का नेचर है। एसेट्स ही तो बिजनेस को बेनिफिट दिलवाता है, प्रॉफिट दिलवाता है। बिना एसेट्स का बिजनेस ऑपरेट कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए एसेट्स का कई डेफिनेशन है, बहुत सारा डेफिनेशन है। तो हम एक डेफिनेशन आपको बताएंगे यहाँ पे, सब तो लिख नहीं सकते हैं। 2 मार्क्स में कितना लिखिएगा? करेंट एसेट्स आर द एसेट्स विच प्रोवाइड बेनिफिट टू द बिजनेस फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। सीधा सीधी बात है, शॉर्ट टर्म पीरियड मतलब कम समय के लिए। यहाँ कम समय 1 ईयर है, लिख दिए हैं 1 ईयर, ठीक ना। 1 साल के लिए यदि कोई एसेट्स आपको लाभ पहुंचाता है, सिर्फ 1 साल तक ही, 1 साल के अंदर तक। 1 साल मतलब ये नहीं कि 1 साल ही बोल रहे हैं, 3 महीना हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, ठीक ना।
10 महीना हो सकता है। यदि किसी एसेट से आपको उतना उस टाइम में, उस पीरियड में बेनिफिट होता है तो वो करंट एसेट्स है। जैसे आप देख लो कैश, कैश तो बिल्कुल लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड मतलब ये आते जाते रहता है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिक्विड का मतलब कैश ही है, ठीक ना। कैश मतलब कैश ऐसा एसेट्स है जिसको लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल, एटीसी और भी बहुत सारा चीज़ आता है। ये आप एग्जाम में भी लिखना जरूर, 2 मार्क्स आपको फुल मिलेगा, ठीक है। फिर वापस क्वेश्चन में चले जाते हैं हम लोग। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, सेक्शन ए कंप्लीट किए हम लोग। 1 नंबर सॉल्व किए, 2 नंबर सॉल्व किए, 3 नंबर सॉल्व किए, 4 नंबर सॉल्व किए और 6 नंबर सॉल्व किए। अब बोलेगा 5 नंबर भी समझा देते तो अच्छा होता, ठीक है। तो समझाने में कुछ नहीं है लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस बार इस सेट में भी आपका कुछ गलती है। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज मीन बाय रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इंग्लिश में तो ठीक लिखा है, ठीक है, लेकिन हिंदी में पत्रों के शोधन से आप क्या समझता है, तो पत्र वहाँ ऋण पत्र कर लेना अपना, ठीक ना। तो ऋण पत्रों के शोधन का मतलब हम सिर्फ बोल देते हैं, लिख लेना। ऋण पत्रों का शोधन मतलब डिवेंचर का रिडम्पशन का मतलब होता है कि रिडम्पशन डिवेंचर होल्डर से जो कंपनी पैसा उठाया है उनका पैसा वापस कर देना, ठीक ना। जब ऋण पत्रधारियों को उनका पैसा वापस कर दिया जाता है तो उसे ही यहाँ पर ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट सेक्शन बी में जाएंगे, ठीक है। टाइम कम यूज करना है हम लोग को, ठीक है। सेक्शन बी में हम लोग क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन 5 होगा। 8 नंबर बनाएंगे हम लोग, 9 नंबर बनाएंगे, 10 भी बना लेंगे, 11 बना लेंगे, न्यूमेरिकल टाइप जितना है सब बना लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 भी बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी बना लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। इसका सोल्यूशन कर रखे हैं तो देखो ध्यान से, समझ में तो आ ही जाएगा। और यदि नहीं आता है तो फिर कमेंट करो, और कमेंट नहीं करेंगे तो फिर तो मुश्किल है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन यहाँ करके रखे हुए हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोग को, नहीं दिख रहा है तो भी कमेंट करना है कि सर नहीं दिखता है साफ साफ, ठीक है, तब ना हम कुछ आगे इंतजाम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसा कि आप हम लोग क्वेश्चन के साथ चलेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है तो क्वेश्चन के साथ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप जैसा देख रहे हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं फिर सॉल्यूशन चलेंगे कि कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020 फॉर द फ्लोइंग पार्टिकुलर। नीचे आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक ना। उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके इन इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालना है। मतलब चंदा से कितना आय हुआ वो भी कब, तो 2020 में, वो आपको फाइंड करना है। 2020 में चंदा मतलब सब्सक्रिप्शन से कितना आपका इनकम हुआ वो पता लगाना है। तो उसके लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, तो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका देख रहे हैं कि 2020 का ये कैलेंडर ईयर है, तो ओपनिंग डेट भी दिया है और क्लोजिंग डेट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ओपनिंग डेट भी दिया है, क्लोजिंग डेट भी दिया है, और उस ओपनिंग डेट पर आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दिया है और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी दिया है, दोनों डेट पे दिया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9000 और ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग 9000 है, ठीक है। क्लोजिंग डेट का 6000 है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। छोटा सा है इसलिए यहाँ पे कलर नहीं कर सकते। एडवांस सब्सक्रिप्शन भी आपका ओपनिंग डेट का दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट का दिया हुआ है, मतलब सब सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ एक चीज़ चाहिए कि एक्चुअल में 2020 में सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ था, तो वो भी आपका नीचे दिया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2020 2,24,000। तो आप कह सकते हैं कि सर इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन तो 2,24,000 आंसर हो गया। बोले नहीं, 2,24,000 आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है 2020 में, और भी कितना हो गया 2,24,000। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2020 में रिसीव हो ही चुका है, यही इनकम है। तो बच्चों ध्यान रखना कि 2,24,000 जो रिसीव हुआ है 2020 में, हो सकता है कि वो पिछले साल का कुछ इसमें एडवांस आ गया हो, या इसी साल कुछ एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए दिया गया हो। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो एडवांस दिया गया है, नेक्स्ट ईयर के लिए जो एडवांस दिया गया है वो इस ईयर का नहीं ना है। एडवांस का मतलब होता है वो कि नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे ना, तो उसको लेस करके निकालना होगा यहाँ पे। इसलिए नेट वैल्यू नहीं है, 2,24,000 नेट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखो इसका सोल्यूशन किए हैं, तो उस सॉल्यूशन पर चलते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है, यदि पूरा मार्क्स उठाना है, ये 3 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो चाहते हैं कि टीचर सही से दे दे, तो पहले हेडिंग में ढंग से लिखो, साफ सुथरा लिखो, कटिंग मत करना। कैलकुलेशन क्या लिखे हुए हैं देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 2020 लिख लिए हेडिंग। कॉलम खींच लेना, बिना कॉलम का मत करना, बिना कॉलम के बना सकते हो लेकिन वहाँ पे हम गारंटी नहीं देंगे कि मार्क्स कटेगा या नहीं कटेगा। बट ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पर्टिकुलर लिख लेना अमाउंट, और डबल अमाउंट लिखना, एक अमाउंट में हम लोग ऐड लेस करेंगे, बाहर फाइनल अमाउंट दिखाएंगे, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है, सबसे पहले आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है 2020 में उसको दिखाना है, यही इसका स्टेप है, ठीक है, ध्यान रखना है। जो पहले पढ़ चुके हैं कहीं अपने कोचिंगों में तो जानते होंगे, जो नहीं पढ़े हैं बिल्कुल उनके लिए इतना हम गहराई से बता रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2020 में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, क्वेश्चन में आप देख लो जाके 2,24,000 है, लिख दिए। इसको बाहर ला अमाउंट कॉलम दिखाएं क्योंकि ये फाइनल अमाउंट है, इसमें कुछ मतलब इसके साथ अलग से कुछ जोड़ा नहीं जाता है, ठीक ना। उसके बाद ऐड और लेस देख रहे हैं आप, ऐड और लेस, ठीक है। तो ऐड क्या करना है, तो रूल आपको पता होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपका दिया है क्वेश्चन में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,000 ओपनिंग का है और 6,000, 9,000 देख रहे हैं आप, जैसा कि 9,000 ओपनिंग का है और 6,000 क्लोजिंग का है, ठीक ना। तो ये 9,000 6,000 जो है वो क्या करना है, उसको जोड़ना है घटाना है। तो उसका नियम आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो यहाँ देख लो, हम बता दे रहे हैं। ओपनिंग क्लोजिंग डेट का जो आउटस्टैंडिंग होगा, देखो यहाँ पे 31/12/2020 लिखे हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है 31/12/2020, वो जुटता है और जो ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग है वो घटाया जाता है। देखो किए हैं। अब आप सवाल करेंगे यदि कि क्यों सर, ये तो हम लोग रट लेंगे, लेकिन क्यों तो हम बताते हैं ना। यदि ओपनिंग डेट का मतलब ओपनिंग डेट यहाँ 1/1/2020 है, ओपनिंग डेट को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000 रुपया है, तो ये ओपनिंग डेट का सब्सक्रिप्शन जो 2020 में ट्रांसफर होकर आया वो 2019 से ट्रांसफर होकर आया ना, एक दिन में तो आउटस्टैंडिंग नहीं हो जाएगा। तो 2019 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक ना। मतलब 2019 में अभी तक रिसीव नहीं हुआ है ये पैसा, ये सब्सक्रिप्शन पैसा, तो यहाँ ट्रांसफर हो गया है। तो यहाँ ट्रांसफर करने से क्या होगा, क्या वो इस वर्ष का हो जाएगा? नहीं। यदि आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइंड करना है तो पिछले साल का अगले साल का जो भी चीज़ है उसको लेस करके बाहर निकाल दो, और इस साल का जो भी चीज़ है जो छूट गया है नहीं दिखाए हैं उसको जोड़ दीजिए, यही रूल चलता है, तब आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड होगा। लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं होता है, एनपीओ में एनपीओ का उद्देश्य लाभ कमाना होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर सरप्लस और डेफिसिट कहा जाता है। तो यही कारण है कि ओपनिंग डेट का जो आउटस्टैंडिंग है वो घटाया गया, क्योंकि ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, इस साल का नहीं है, इसलिए इस साल में इसको नहीं रखना चाहिए, ठीक है, ऐसा घटा दिया गया। और 2020 क्लोजिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब है कि इसी वर्ष का आउटस्टैंडिंग है, और इस वर्ष का आउटस्टैंडिंग आप नहीं हटा सकते, उसको आपको जोड़ के रखना होगा, क्योंकि इसका पेमेंट आपको इसी वर्ष लेना है। अब भले ही इस वर्ष ना मिले अगले वर्ष मिले, लेकिन इसी वर्ष में जोड़ के रखा जाएगा। फिर आते हैं एडवांस में, ठीक ना। एडवांस में वही है ओपनिंग डेट का क्लोजिंग डेट का। तो कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं कॉन्सेप्ट को, तो उसको सीधा सीधे बोल देते हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का रिवर्स रूल है। रिवर्स मतलब उल्टा नियम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग क्या होता है, जुटता है ना, यहाँ क्लोजिंग घटता है, देख लो क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग घटता है। ये ट्रिक लेके चल सकते हैं आप, लेकिन एक नियम तो याद रखना पड़ेगा, चाहे आउटस्टैंडिंग का याद रखो या एडवांस का रूल याद रखो, एक याद रखना पड़ेगा। एक याद करोगे तो दूसरा रिवर्स रूल होता है, ये याद कर लेना। तो देखो क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग घटा दिए हैं जो कि 4400 रुपया है, और ओपनिंग डेट का एडवांस सॉरी क्लोजिंग डेट का एडवांस यहाँ घटा दिए हैं और ओपनिंग डेट का एडवांस यहाँ पर जोड़ दिए हैं, देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा, क्योंकि पिछले साल जो एडवांस मिला वही ओपनिंग डेट में ट्रांसफर हुआ, तो पिछले साल का एडवांस का मतलब इसी वर्ष का ना है एडवांस, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर ऐड करना ही चाहिए। और इस वर्ष जो एडवांस मिला है तो नेक्स्ट ईयर 2021 के लिए मिला है, इसलिए घटा दिए, ठीक है। तब जाके आपका जोड़ घटाव यहाँ देख रहे किए हैं, तो जोड़ घटाव करने के बाद फाइनली जो अमाउंट आया 2,18,200, वो आपका नेट अमाउंट है, नेट सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 2020 के लिए, ठीक है। इसीलिए इतना कैलकुलेशन करते हैं। ये आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना, ये कंफर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ABC ये देखेंगे ध्यान से कि ABC आर इक्वल पार्टनर इन फॉर्म बी रिटायर। ABC पार्टनर है और बी रिटायर कर रहा है, और इक्वल पार्टनर लिख दिया है, मतलब ये ABC जो है तीनों पहले जो भी बिजनेस से प्रॉफिट होता होगा उसको इक्वली बांटते होंगे। अब इक्वली मतलब 1:1:1, तो इसलिए 1:1:1 इस टू मतलब यहाँ अनुपात होता है, तो 1 बहुत कोई 1:1:1 बोलते हैं, तो वो हम इस टू यहाँ पे बोलते हैं। बी रिटायर हो गए और रिमेनिंग पार्टनर कौन बचा, ए और सी बचा, तो रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशियो 5:4, ठीक है, गंदा हो गया था, 5:4, मतलब जो अब ए और सी बच गया वो भविष्य में बिजनेस चलाएंगे और लाभ हानि को 5:4 में बांटेंगे, तो कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, ठीक ना। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, जैसे कि यहाँ पर पार्टनर रिटायर हो गया कौन, बी, तो बी का जो हिस्सा होगा कितना होगा, ऐसे इक्वल बोला है ना, इक्वल रेशियो है, तो 1:1:1 लिख दिए हम, तो ये बी वाला हिस्सा यहाँ पर बीच में है। यदि इसको फ्रैक्शन दिखाएंगे तो कितना 1/3 होगा, पता होगा 1:1:1 3 टोटल नीचे दिखाते हैं, तो 1/3 जो है रिटायर करने के बाद वो 1/3
शेयर है ना, कोई संपत्ति तो नहीं, कोई वस्तु तो नहीं कि लेके जाएगा वापस, तो 1/3 शेयर जो प्रॉफिट में था वो वापस करके जाता है। वापस किसको करता है? तो अपने पार्टनर को, रिमेनिंग पार्टनर जो कि यहाँ पर ए और सी बचेंगे, उसको 1/c वापस कर देता है। तो ए और सी उसका हिस्सा प्राप्त कर लेता है, तो प्राप्त को ही इंग्लिश में यहाँ गेनिंग रेशियो कहते हैं। तो वही गेनिंग रेशियो यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके लिए सॉल्यूशन प्रेजेंट है, देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। बहुत ही नॉर्मल है। सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम में आपको मार्क्स उठाना है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेना। गिवन ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन इक्वली 1:1:1 ए बी सी। रिटायर कौन किया? तो बी, तो बी लिख दिए हैं। और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? तो 5:4 दिया हुआ है, बस लिख दिए। इतना लिखने के बाद आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग फॉर्मूला लिखवाए थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का उसी का जस्ट अपोजिट है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कई बच्चे पूछते हैं कि क्यों सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्यों नहीं हुआ गेनिंग का? तो सीधा सीधी बात है, गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है? गेनिंग रेशियो में हमेशा न्यू रेशियो ज़्यादा होता है, रिमेनिंग पार्टनर का ओल्ड रेशियो कम रहता है और न्यू रेशियो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ओल्ड रेशियो के टाइम तो रिटायर पार्टनर फर्म में रहता है, और जैसे ही रिटायर पार्टनर फर्म छोड़ता है तो वो अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को देके जाता है, तो उसका न्यू रेशियो बढ़ जाता है। तो बढ़ा हुआ अमाउंट से ना छोटा हुआ अमाउंट घटाते हैं, मतलब बड़ा अमाउंट से छोटा अमाउंट घटाते हैं, इसलिए न्यू रेशियो पहले माइनस ओल्ड रेशियो। ये भी ट्रिक है याद करने का। ओके, उसके बाद निकालेंगे किसका गेनिंग रेशियो? तो निश्चित है कि बी चला गया, तो ए और सी बचा, इन्हीं का गेनिंग निकलेगा। कौन कितना कितना गेन किया, मतलब प्राप्त किया। तो न्यू रेशियो ए का कितना है? तो देख लो 5 है, तो 5 खाली लिखना तो नहीं होता है, तो 5 और 4 9 होता है, तो इसलिए 5/9, ठीक है। और माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो यहाँ दिख रहा है 1:1 है, तो ए का भी 1/3 है, तो 1/3। अब इतना कैलकुलेशन तो करने आता हो कि 9 और 3 कैल्शियम 9 होता है, तो नीचे 9 है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 9 है, ठीक है। तो 9 एकम 9 होता है, तो 5 एकम 5 होगा, और 3 तिया 9 होता है, तो 1 तिया 3 होगा। इतना जानते हैं, 2/9 और इधर 1/9। इतना भी नहीं जानते हैं तो फिर सॉरी आप, ठीक है, आपको आपका मैथ भी कमजोर है। तो यहाँ पर 2/9 और 1/9, तो 9 आपका कैंसिल हो जाएगा और 2:1 बचेगा। तो गेनिंग रेशियो निकल के आ गया 2:1। इसका भी आंसर फाइनल हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले नेक्स्ट? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक ना। क्यों सॉल्व करने वाले हैं? सब न्यूमेरिकल नहीं है, तो यहाँ 7 क्वेश्चन है, 5 बनाना है, जिसमें से 3 ही आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया है। 3 बोलते 4 दिया हुआ है, जिसमें से एक आपको तो थ्योरिकल बनाना ही पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन सबसे आसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है ये पूछ रहा है, तो आपके लिए लिख के तो हम रख चुके हैं पहले से, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन है व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? कोई बात नहीं, सिंपल है। आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। सबको पता है कि जो पुनर्मूल्यांकन खाता है वो एक नाम मात्र खाता है, ठीक ना। in which revaluation value of assets and liabilities is shown, and this account is prepared when the partnership business is reconstituted, ठीक है। कहने का मतलब है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल जानते होंगे कि जितना भी लॉस और एक्सपेंस है डेबिट में दिखाना होता है, जितना भी इनकम और गेन है क्रेडिट में दिखाना होता है, ठीक है। तो इन विच रिवैल्यूएशन वैल्यू, इसमें दिखाते क्या है? तो इतना तो पता है कि एक्सपेंस और इनकम, लॉस और गेन ही दिखाते हैं, लेकिन कौन सा इनकम, किस टाइप का इनकम, नेचर क्या होता है उसका। तो जितना भी रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स और लायबिलिटीज का, तो रिवैल्यूएशन जब भी होता है एसेट्स लायबिलिटीज का, तो उससे आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, मतलब गेन भी हो सकता है, और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका नियम आपको समझाने के लिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रही है, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन समझ लेंगे। तो जब भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज होगा, तो उसकी कमी और वृद्धि को दिखाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। और ये तब तक बनता है जब जब पार्टनरशिप बिजनेस रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब साझेदारी व्यवसाय जब जब पुनर्गठित होती है तब तब। तो आप लोग तो 12th में हैं, तो अकाउंट के अंदर आप साझेदारी फर्म का पुनर्गठन में आप पढ़े थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़े होंगे, एडमिशन पढ़े होंगे, रिटायरमेंट पढ़े होंगे, डेथ पढ़े होंगे, ठीक ना। ये सब आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी कर दिए हैं, एग्जाम में जरूरी नहीं है फॉर्मेट बताना, लेकिन हम सिखाने के लिए किए हैं कि देखिए इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अभी बताएं नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि जितना भी एक्सपेंस और लॉस टाइप का चीज होगा वो डेबिट में दिखाओ। तो लायबिलिटीज जब भी बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है, लायबिलिटीज होता क्या है डेफिनेशन जानते होंगे, लेकिन डेफिनेशन रखने से अच्छा है सीधा जानो लायबिलिटीज आपके लिए एक टेंशन है, या लायबिलिटीज वैसा
धन है जो आप किसी और से लिए हैं, आपको वापस करना है। तो यदि लायबिलिटीज बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपका वहाँ पर जिम्मेदारी बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है। और यदि एसेट डिक्रीज कर रहा है, एसेट जो कि बढ़ता है तो फायदा होता है, घटता है तो लॉस, तो वही लिखे हैं डिक्रीज इन एसेट। इसी का अपोजिट आप इधर दिखा दो, जब एसेट्स बढ़ा तो प्रॉफिट हुआ, और जब लायबिलिटीज घट गया इसका मतलब भी आपको प्रॉफिट हुआ, आपको गेन हो रहा है, ठीक है। तो वो दिखाते हैं। उसके बाद जो बैलेंस गिरता है, डेबिट में बैलेंस गिरता है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है, और क्रेडिट में गिरता है तो रिवैल्यूएशन लॉस, कोई एक ही होगा। और इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आप एडमिशन पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पर सिर्फ ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे, आप रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं तो सभी पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे, और यदि आप डेथ पढ़ रहे हैं तो भी सभी पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 11 हम लोग सॉल्व करेंगे। 11 क्या कह रहा है, तो ये गुडविल निकालने का है, ठीक ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का है। तो बोल रहा है द प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर आर एज फॉलोज, ठीक ना। एक बिजनेस है, पिछले 5 सालों में निम्नलिखित लाभ कमाया है, तो उन लाभों को डिटेल में लिखा होगा। 12,000 पहला है, 13,000, 14,000, 18,000, 2,000, ठीक ना। तो 12, 13, 14, 18 4 साल प्रॉफिट कमाया है, और 5वें साल 2,000 का लॉस भी कमाया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल निकालना है इस बिजनेस का, इफ इट बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो कौन से मेथड से गुडविल निकालना है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है। मेथड नहीं लिखा है लेकिन आप समझ जाओगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट लिखता है तो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं है बल्कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन आपके लिए तैयार है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ है, ये आप आसानी से देख रहे होंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 ही स्टेप से गुडविल निकल जाता है। पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट निकालना सबके लिए आसान है। क्यों आसान है कि एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है जितना भी आपका नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर नंबर की जगह प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट में आपका 12,000 पहला था, 13,000 दूसरा था, 14,000 तीसरा था, और चौथे वर्ष में 18,000 प्रॉफिट हुआ था, और 5वें वर्ष में 2,000 का लॉस हुआ था। तो लॉस जो होता है उसको लेस कर देना है, लॉस को क्या करना है, लेस कर देना है। टोटल यहाँ पर नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड भी कर देना है, तो 5 यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड किए, डिवाइड किए तो कितना आया, 11,000 आया, ठीक है। अब 11,000 आ गया तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो जाके। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो जाके। चलो दिखा देते हैं आप लोग को। नंबर ऑफ ईयर परचेज देखिए, इट इज बेस्ड ऑन लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज यही आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज है, ठीक है। आ जाते हैं वापस सॉल्यूशन पेपर पे, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आपके 11,000 निकाल चुके थे हम लोग, ठीक है, 11,000 निकाल चुके थे, और नंबर ये 25 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 22,000 गुडविल निकल गया। तो इस बिजनेस का गुडविल 22,000 है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है कि गुडविल हमेशा प्रॉफिट पे निकलता है, तो बिल्कुल प्रॉफिट पे निकलना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट ही बताता है कि आपका गुडविल अच्छा है या नहीं। आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि कस्टमर खुश है, आपका गुडविल अच्छा है मार्केट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो पहले क्वेश्चन पर चला जाए, तो क्वेश्चन पर चला जाए, क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो देख लीजिए 14 में बोला है कैलकुलेट करंट रेशियो, ठीक ना। इसमें गड़बड़ी है, यहाँ पर आपका सब कुछ दिया हुआ है लेकिन अमाउंट नहीं दिया हुआ है। करंट रेशियो निकालना तो है, स्टॉक तो लिख दिया है, लेकिन स्टॉक का अमाउंट किधर है ही नहीं, डेटर का अमाउंट किधर है, तो है ही नहीं, तो क्या इसको सॉल्व नहीं करें। तो देखिए तब पर भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अमाउंट नहीं बढ़ाएंगे। आप लोग जब क्वेश्चन आएगा तो अमाउंट सेट कर लेना अपना, ठीक है। तो करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट्स को डिवाइड कर देना किससे, करंट लायबिलिटीज से। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, तो करंट एसेट्स में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है जो यहाँ आएगा। तो करंट एसेट्स में जो क्वेश्चन में दिया है वो स्टॉक है, करंट एसेट्स, डेटर है, करंट एसेट्स, कैश एट बैंक भी आपका है करंट एसेट्स। इसको जोड़ देना जो भी अमाउंट रहेगा। और करंट लायबिलिटीज में यहाँ क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, प्रोविजन है, ये भी जोड़ देना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पुट करके डिवाइड कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या ऐसा एसेट्स था या ऐसा लायबिलिटीज था जो करंट नहीं था, तो इसमें आपका देख लेते हैं। इसमें आपका फिक्स एसेट्स तो करंट एसेट्स हो ही नहीं सकता है, क्रेडिटर तो हो गया। लॉन्ग टर्म डेप्ट को नॉन करंट डेप्ट भी कहते हैं या नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं, तो ये करंट लायबिलिटीज हो नहीं सकता है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। ये दोनों को हम लोग छोड़ दिए, ठीक है। तो सेक्शन बी भी हो गया।
बताएं कैसा लगा। अब सेक्शन सी में चलेंगे, लेकिन सेक्शन सी में चलने से पहले सेक्शन सी को ऊपर ले आया जाए, ठीक है। सेक्शन सी में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों का डिमांड तो प्रैक्टिकल का ही होता है। थ्योरिकल है तो फिर कमेंट करें, वो भी भेज देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर फिर 18 सॉल्व करेंगे। 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बताने से पहले एक चीज़ बता दें, क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 16 के सोल्यूशन में थोड़ा सा क्वेश्चन की गलती, मतलब क्वेश्चन सही है लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा अमाउंट का गलती होने के कारण थोड़ा सा कट हो गया है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ आपका ये जो डेटर के सामने लग रहा है कि ये 66,000 रुपये दिया हुआ है, तो 66,000 हम ले लिए थे, ठीक है ना। इससे थोड़ा सा गलती हुआ है और एक जगह गलती भी है क्वेश्चन में, ठीक ना। एक जगह गलती क्या है वो देखेंगे आप लोग। यहाँ हिंदी में जब देखेंगे आप, तो हिंदी में लिखा हुआ है कि प्लांट और मशीनरी को 10% कम करना है, ठीक है। तो प्लांट मशीनरी तो यहाँ दिया हुआ है तो कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश में फिर क्या किया है कि प्लांट एंड फर्नीचर लिखा है, तो इसका मतलब प्लांट और मशीनरी का और फर्नीचर दोनों का निकालना है, ठीक है। तो हम दोनों पर निकाले हैं। ये क्वेश्चन आपका बुक एसके सिंह में दिया भी है, तो दोनों पर निकला है, ठीक ना, उसी पर निकाले हैं। तो चलिए सॉल्यूशन में आते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड क्या है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एक्स एंड वाई। ये जो बैलेंस शीट आपको दिख रहा है, ये बैलेंस शीट किसका है, एक्स और वाई का है। एक्स और वाई बिजनेस चला के, बिजनेस को ऑपरेट करके इतना बनाया है बैलेंस शीट। और कब का है, तो 31 मार्च 2021 का है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। और पहले वो लोग बिजनेस चलाते समय लाभ हानि जो भी होता था उसको 3:2 में बांटते थे, 3:2 में। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 को जेड निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश करेगा, ठीक ना। तो जेड को पार्टनरशिप में एडमिशन मिल रहा है ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। क्या क्या टर्म्स है, पहला टर्म्स है कि जेड को 2500 रुपये गुडविल लाना होगा। जेड इज टू ब्रिंग 2500 फॉर गुडविल विच इज टू रिटेन इन द बिजनेस। जेड जो है 2500 गुडविल लाएगा। आपको पता है कि गुडविल न्यू पार्टनर क्यों लाता है, न्यू पार्टनर गुडविल इसलिए लाता है ताकि उसको प्रॉफिट में शेयर मिल सके। और ये जो गुडविल आएगा वो रिटेन इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में रखा जाएगा, इसको पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर निकालेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, जेड ऑल्सो ब्रिंग 7,500 कैपिटल। तो कैपिटल लाए बिना पार्टनर बन ही सकता है, क्या बन सकता है पार्टनर, नहीं। पार्टनर एक तरह से मालिक होता है, तो मालिक बनना है तो कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है बिना कैपिटल लाए भी पार्टनर बना जाता है, तो उसका थ्योरी अलग है, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर में क्या कह रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन, जेड के एडमिशन के उद्देश्य से फर्म जो है क्या कर लिया, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूट कर रहा है। यहाँ पर रिवैल्यूट लिखा नहीं है, लेकिन रिवैल्यूट लिखना चाहिए था, ठीक ना। रिवैल्यूट कर रहा है, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों का कर रहा है, तो यहाँ खाली एसेट्स लिखा हुआ है, तो एसेट्स ही होगा, लायबिलिटीज नहीं होगा, इसका मतलब तो एसेट्स का रिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक ना। और जब यही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट है ये एडमिशन, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो रहा है, एग्रीमेंट चेंज होगा। पहले ए और बी, एक्स और वाई के बीच, एक्स और वाई के बीच में एग्रीमेंट था, अब एग्रीमेंट में एक व्यक्ति जुड़ रहा है, तो एग्रीमेंट जब चेंज होगा तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, हिंदी में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ नहीं पढ़े हैं, अभी लास्ट पढ़ लेते हैं। लैंड बिल्डिंग टू बी टेकन एट रुपीज 15,000, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब लैंड बिल्डिंग को अब 15,000 में लेना है, मतलब 15,000 उसका मूल्य कर देना है। हिंदी में देखो सही है कि नहीं, हाँ वही लिखा है, भूमि और भवन का मूल्य 15,000 कर दिया गया है। पहले कितना है तो देख लो, पहले है 12,500, ठीक है, लैंड बिल्डिंग, ध्यान से देखना। उसके बाद बोल रहा है प्लांट एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%। प्लांट और फर्नीचर को कम करना, रिड्यूस मतलब घटाना है, कितना घटाना है तो 10%। तो वही प्लांट यहाँ 17,500 है और फर्नीचर आपका 750 है, उसे हम लोग 10% कम करके रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या बोला है, और बोला है कि प्रोविजन करना है 5% ऑन डेटर पे प्रोविजन करना है डाउटफुल डेब्ट्स के रूप में 5%। और स्टॉक टू बी टेकन 12,500, और स्टॉक को 12,500 में लेना, मतलब उसका न्यू वैल्यू जो होगा 12,500 होगा। पहले कितना है स्टॉक का वैल्यू, पहले स्टॉक का वैल्यू है 22,500 है, ठीक ना, 22,500 है, ठीक है। नहीं 22,500 नहीं है, सॉरी, वही बोलेंगे, गड़बड़ है। यहाँ पर स्टॉक का वैल्यू 10,250 है, 10,250 है, ठीक है। इसी कारण थोड़ा सा सॉल्यूशन में गलती कट हो गया है, और समझ जाएंगे आप लोग वैसे।
तो ये देखिए पहले रिवैल्यूएशन बनाए हैं, थोड़ा जो कटिंग दिख रहा है वही थोड़ा सा बैलेंस शीट में अमाउंट ऊपर नीचे था उसके कारण, तो ये गलती मेरे साथ हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से बनाइएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक ना, सामने सामने अमाउंट रहेगा, और रहा तो आप ध्यान से बनाना, मेरे गलती को दोहराना नहीं, ठीक ना। तो देख रहे हैं प्लांट और मशीनरी को हम इधर डेबिट में दिखा दिए हैं 10% लिख के 1750। क्यों? तो क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्लांट और मशीनरी को रिड्यूस मतलब घटाना होता है, 10% कम करने बोला है। अब बता चुके हैं पहले ही हम कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक ना, और नॉमिनल अकाउंट में जितना भी आपका लॉस होगा वो डेबिट में दिखाओ और जितना गेन होगा वो क्रेडिट में दिखाओ। तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, एसेट्स जब जब घटेगा तो उससे लॉस होता है तो सब डेबिट में जाएगा, और एसेट्स जब जब बढ़ेगा उससे प्रॉफिट होता है, गेन होता है, वो क्रेडिट में जाएगा। उसी का जस्ट रिवर्स रूल है, रेसिप्रोकल रूल है, जो भी बोलो उल्टा रूल है लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज जब बढ़ेगा तब लॉस बढ़ेगा, लायबिलिटीज जब घटेगा तो लॉस घटेगा मतलब गेन होगा, ठीक है, तो वो फॉलो करना है आपको। तो अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वही हम कर दिए। प्लांट मशीनरी आपका देख लो जाके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, वापस क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी आपका दिया हुआ है, देख रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी 17,500 दिया हुआ है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 17,500 दिया हुआ है, 12,500 मत दिखा ना, 17,500 दिया है, तो 17,500 का 10% निकाल दिए हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर वहीं पर लिखा हुआ है कि फर्नीचर को 10% रिड्यूस करना है, ठीक ना, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में लेके चल रहे हैं। तो फर्नीचर वहाँ बैलेंस शीट में जाकर देखो, वापस वहाँ नहीं जाएंगे, आप देख लो खुद से। फर्नीचर भी 750 था वहाँ पे, तो 750 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 75 रुपये निकाल रख दिए। पहले नील लिखे थे, सोचे थे कि नहीं लेके चलेंगे, लेकिन ये नहीं, ये बुक का ही क्वेश्चन था। फिर है डॉटफुल डेप्थ, तो डॉटफुल डेप्थ में देख रहे कट किए हैं, 66,000 निकाल दिए हैं, तो 66,000 नहीं 66,000 तो आपका बैलेंस शीट का टोटल है, तो वो 22,500 था, कितना था 22,500, तो 22,500 का 5% कितना होता है 1125 निकाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद स्टॉक में भी देख रहे हैं कटा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है, तो स्टॉक का भी हम ले लिए थे 22,500, इसीलिए ऐसा हो गया था, लेकिन 22,500 स्टॉक नहीं है। हम लोग जाते हैं वापस वहाँ पे तो देखते हैं कि 22,500 नहीं है, स्टॉक जो है स्टॉक है 10,250 है, ठीक ना, स्टॉक जो है 10,250 है, ये वाला अमाउंट, ठीक है। हाँ चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं वहीं पे, तो उसी हिसाब से देख रहे हैं कि डॉटफुल डेब्ट भी आपका डेटर पे जब भी प्रोविजन किया जाता है इसका मतलब है वो पैसा आपका घट रहा है, डेटर घट रहा है, डेटर एसेट्स होता है, एसेट्स घटेगा तो लॉस ही होगा, तो डेबिट में दिखा दिए यहाँ पर आपका 1125 5% निकाल के। स्टॉक के बारे में बोला है कि स्टॉक जो है कितना में लिया गया है, वापस जाना पड़ेगा क्वेश्चन में, स्टॉक को कितना में लिया गया है, नीचे क्वेश्चन में देखेंगे, स्टॉक को 12,500 में लिया गया है, स्टॉक को कितना में लिया गया है 12,500 में। अब पहले कितना स्टॉक है 10,200, गड़बड़ हो गई लगता है ना, 10,250, ठीक है, 10,250 है, और लिया कितना गया 12,500 में, तो ये तो बढ़ गया ना, ये तो बढ़ा हुआ है, तो ये बाय मिस्टेक हुआ है, सॉरी इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, ठीक है। ये 10,250 से 2,250 तो यहाँ बढ़ गया ना, 2,250, तो आप लोग एक काम कर लेना, सुधार लेना, ये 2,250 क्रेडिट में दिखा देना, क्योंकि स्टॉक पहले 10,250 था, अब बोला 12,500 बढ़ गया, और एसेट्स बढ़ता है तो गेन होता है, तो हम यहाँ डेबिट में दिखा दिए हैं। ये क्वेश्चन की गड़बड़ी का ऐसा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही गलती लिखा हुआ है, तो आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग सुधार लेंगे। ये स्टॉक को इधर ले आना, ठीक ना, 2,250 इधर ले आना, फिर से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इधर ले आना, ठीक है। और उसके बाद ये सब चेंज हो जाएगा, फिर तो ये सब चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो फिर क्या करना कि ऐड करना और देखना किधर बैलेंस गिर रहा है, उसके बाद गिरा लेना, ठीक ना। हो सकता है प्रॉफिट भी होगा, हो सकता है लॉस भी होगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इतना आप कर सकते हैं, बाय मिस्टेक हो चुका है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट की ओर आते हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको यदि बनाना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बेसिक बात अब ध्यान रखो, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले कि कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये याद कर लो कि कैपिटल अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, यदि आप ये याद रखते हैं कि आप कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो आपको बैलेंस दिखाने में दिक्कत नहीं होगा, आप क्रेडिट साइड दिखाओगे। बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस, जो बैलेंस शीट में जो आपका बैलेंस दिया हुआ है ना, बैलेंस शीट में जो आपका बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का, देख रहे हैं 17,500 देख रहे होंगे, ये आपको कौन सा दिखाना है कैपिटल अकाउंट में, ये टेंशन हट जाएगा। तो कौन सा दिखाना है, क्रेडिट साइड दिखाना है। वैसे कुछ टीचर ये भी बताते हैं कि यहाँ पर देख लो लेफ्ट साइड में दिया है तो कोई खाता में लेके जाएंगे तो राइट साइड में जाएगा, तो वो भी नियम फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो क्रेडिट बैलेंस फॉलो करो कि 17,500 जो जाएगा वो वहां पर कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। और किस नाम से, तो हमेशा बैलेंस बीडी समझे, तो देखो बैलेंस बीडी के नाम से यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, बैलेंस बीडी 17,500 जेड खाली रहेगा, खाली जेड तो न्यू पार्टनर है, वो तो कैपिटल लेके आएगा, ये पहले से ही लोग का था ओपनिंग बैलेंस, ठीक है।
ओके, अब आ जाते हैं आगे। कैपिटल अकाउंट का एक और रूल ध्यान रखना है कि कैपिटल जब इंक्रीज करता है तो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और डिक्रीज करता है डेबिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जाइएगा जब, तो क्वेश्चन देखिएगा कि जेड न्यू पार्टनर के रूप में आया तो 2500 गुडविल लाया। कितना लाया? गुडविल 2500। तो ये 2500 गुडविल लाया, इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। तो इससे उनका कैपिटल क्या होता है? घटता तो नहीं होगा, बढ़ता होगा, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं बाई जेड गुडविल अकाउंट। आप बोलेंगे जेड गुडविल क्यों लिखे? तो आपको जनरल एंट्री याद करना होगा कि जब भी न्यू पार्टनर द्वारा लाया गया गुडविल ओल्ड पार्टनर बांटते हैं, उसका एंट्री क्या होता है? उसका एंट्री होता है न्यू पार्टनर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। क्रेडिट साइड क्यों? क्योंकि इससे बढ़ता है। तो कौन सा रेशियो में बांटना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 कहाँ से लाएं? तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो आपको पता है कि यदि क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिया जाता है, और लिया नहीं जाता है, वही होता भी है। आप यदि ओल्ड रेशियो की मदद से न्यू रेशियो निकाल लो और न्यू रेशियो के बाद फिर से निकालो सेक्रीफाइसिंग, तो यही आएगा 3:2 ही आएगा। तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग ले लिया और बांट दिए 2500 को, तो 1500 और 1000 आया। ऊपर से नया पार्टनर जो जेड है वो कैपिटल लाया था, तो कैपिटल से भी तो आपका कैपिटल बढ़ाना, इसलिए क्रेडिट में बैंक के नाम से। इसके लिए आपको एंट्री याद रखना है कि न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक ना, उसके अकॉर्डिंग कर दिए। उसके बाद अब ये वाला तो अब हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब 2250 इधर आ जाएगा 2250, तो इधर आपका बैलेंस जो है 4,750 हो जाएगा, और इधर कितना रहेगा 1750 और 1125, 17 और 18, 2875, 2900 कुछ, तो यहाँ प्रॉफिट ही आने वाला है। तो जब लॉस होता है तो कैपिटल घटता है, इसलिए हम इधर दिखा दिए थे। लेकिन अब आपको सुधार करना है, आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज़ सुधार करके उसका फोटो कमेंट सेक्शन में भेज देना, ठीक है ना, हमको हम चेक कर लेंगे। प्लीज़ ऐसा जरूर करना, आप लोग जरूर भेजना उसका फोटो, तब हम जानेंगे कि आप देखते हैं मेरा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट ले आना यदि प्रॉफिट यहाँ निकल के आता है तो, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ कर देने के बाद आपको ऐड कर लेना है। अभी फिलहाल मेरा ऐड तो गलत माना जाएगा, ठीक ना, ये भी ऐड गलत हो गया है, तो बैलेंस भी कुछ अलग ही निकलेगा, तो बैलेंस गिरा लेना। और जो बैलेंस गिरेगा उसको बैलेंस शीट के नाम से लिखा था, ये तो नॉर्मल सी बात आप जानते होंगे। और एक चीज़ इसमें बता देना चाहेंगे कि ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ही है, ये आपका न्यू कैपिटल है, इसी को न्यू कैपिटल, ये आपका ओल्ड कैपिटल हो गया था। जेड आने के बाद रिवैल्यूएशन हुआ एसेट्स लायबिलिटीज का, और भी चेंजिंग हुआ, जिसके कारण से एक्स वाई का कैपिटल क्या है? चेंज हो जाता है, मतलब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल चेंज हो जाता है। यही बैलेंस ऑफ कैपिटल आप बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं, ये वाला नहीं दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला गया था, बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला गया था। देख लेते हैं बैलेंस शीट बनाने बोला गया है क्या। तो बाय मिस्टेक, एक बार फिर से सॉरी, बाय मिस्टेक हुआ है, ठीक ना। और बाय मिस्टेक क्या, थोड़ा सा गड़बड़ी बुक ये क्वेश्चन के अंदर भी है, ये थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे दिखने के कारण हो गया है, और ये तो बाय मिस्टेक हुआ है। ये तो किसी को पता है कि आपका स्टॉक पहले 10,250 है और अब 12,500 तो बढ़ गया है, तो बढ़ गया तो एसेट्स बढ़ने से गेन होता है, क्रेडिट में जाएगा, तो वो हो गया बाय मिस्टेक, उसके लिए सॉरी बोल चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहले बता दिए थे कि सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने वाले, जो कि कंपनी चैप्टर से, इशू ऑफ शेयर से है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए लिमिटेड जो है इशू कर दिया है कितना, 10,000 शेयर 20 कैरेट से, ठीक ना। ए लिमिटेड कंपनी है जो 10,000 शेयर इशू कर रहा है 20 कैरेट से, मतलब एक शेयर का कीमत 20 रुपया है, और पेबल है इस प्रकार, तो 4 रुपये एप्लीकेशन पे, जैसे एक शेयर का दाम है 20 रुपया, तो पेबल है एप्लीकेशन पे मांग रहा है, मतलब पैसा किस्तों में मांग रहा है, ठीक ना। जो भी शेयर होल्डर, जो भी व्यक्ति शेयर खरीदेगा वो शेयर होल्डर कहलाएगा, और वो शेयर होल्डर जब पेमेंट करना स्टार्ट करेगा तो लमसम नहीं करना है, एक बार उसको 20 रुपया नहीं देना है, बल्कि 4 रुपया एप्लीकेशन में देना है, 8 रुपया अलॉटमेंट में देना है, और 8 रुपया फर्स्ट कॉल पे, मतलब 3 किस्तों में चुकाना है। ऐसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ठीक ना, या बोल सकते हैं प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, या बोल सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, एक मिनट, वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, ठीक है। आगे फिर यहाँ पर है कि आप
एप्लीकेशन वर रिसीव 12,500। लिखिए, देखिए ध्यान से, 10,000 इशू किया कंपनी तो ये सोच के इशू किया कि 10,000 शेयर इशू करते हैं 20 के रेट से, तो 10,000 गुने 10 करेंगे तो 1 लाख, अब 20 से तो 2 लाख रुपया कंपनी का कैपिटल क्रिएट हो जाएगा, शेयर कैपिटल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अब मार्केट में जाने के बाद लोगों का पता तो नहीं है कौन कितना खरीदेंगे, अब कोई ये वस्तु तो नहीं है जिसका कोई टेंजिबल फॉर्म हो, कोई रूप हो, ठीक ना, कोई फॉर्मेट तो होता नहीं है, तो किसी को कोई व्यक्ति एक दूसरे को जानता नहीं है, तो कोई कितना भी खरीद सकता है, तो ज़्यादा शेयर भी परचेज हो सकता है। तो यहाँ हुआ भी वही कि यहाँ पर भेजे थे 10,000 शेयर और रिसीव कर लिया गया 12,500। एप्लीकेशन वर रिसीव 12,500 का मतलब ये है ना कि पब्लिक लोग जो है 12,500 शेयर खरीद लिया, ठीक ना। बहुत को पूछते 10,000 बेचा तो 12,500 कैसे, 10 केजी आलू लेके जाएंगे तो 10 केजी बिकेगा, 12 केजी कैसे। अरे भैया वो आपका क्या है, 10 केजी आलू है, उसका अपना फॉर्मेट है, वो वस्तु है, को देख सकते हैं, छू सकते हैं, 10 केजी ही बिकेगा। लेकिन शेयर कोई वस्तु नहीं है ना, वो कागज पे लिखा हुआ है ऐसे। अब मेरे सामने आया, उसमें लिखा है 10,000 शेयर कंपनी इशू किया है, हम ही 10,000 के लिए खरीद लेंगे, कोई रोकेगा क्या, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन इश्यू करते हैं कि जब जितना शेयर आप इशू किए हैं उससे ज़्यादा शेयर परचेज कर लिया गया है पब्लिक द्वारा, तो वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन कितना शेयर हुआ है, तो कितना ज़्यादा शेयर परचेज कर लिया गया, 2500 शेयर परचेज कर लिया गया ज़्यादा, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन 2500 शेयर हो गया। लेकिन आपको पता है जो 2500 शेयर पब्लिक ज़्यादा खरीद लिए हैं उसको कंपनी एप्लीकेशन पे ही एडजस्ट कर देगा। एडजस्ट मतलब कैसा एडजस्टमेंट, वो 2500 शेयर का रुपया जो आया एप्लीकेशन में वो पूरा वापस कर सकता है, पहला, ठीक ना, पूरा वापस कर सकता है, मतलब रिफंड कर सकता है। दूसरा क्या, तो दूसरा वो एडजस्ट कर सकता है एडवांस के तौर पे, क्या कर सकता है, एडवांस के तौर पे आगे के लिए पैसा रख सकता है, या फिर दोनों में से कुछ कर सकता है, कुछ रिफंड कुछ एडवांस रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या किया, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ये तो हम अब समझा दिए। लिख रहा है द डायरेक्टर, जो भी कंपनी का डायरेक्टर है, डिसाइड किया कि 10,000 शेयर रखेगा, अलॉट करेगा, एंड सरप्लस जो आ गया है 2500, सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट, मतलब वापस नहीं कर रहा है उसको, यूटिलाइज मतलब यूज करेगा, कहाँ करेगा, अलॉटमेंट पे यूज करेगा, मतलब अलॉटमेंट पे एडवांस के तौर पर रख लेगा। और जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा, जब शेयर होल्डर अलॉटमेंट के पैसा देंगे, उस समय जितना एडवांस के रूप में अलॉटमेंट पे पहले मिल चुका है उस समय उतना रुपया कंपनी नहीं लेगा। तो अभी आप समझ नहीं रहे होंगे, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर 5 जनरल एंट्री, तो चलिए जनरल एंट्री कर लेते हैं। 5 जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट द अमाउंट ड्यू वर रिसीव, ठीक है। तो जनरल एंट्री आपके लिए करके रखे हुए हैं, तो वापस पहुँच जाते हैं यहाँ पे, कहाँ चला गया, और देखिए ये, तो उसके लिए पहले आपको एग्जाम में मार्क्स उठाना है, तो पहले हेडिंग लिखो, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है, ए लिमिटेड लिखो। नाम नहीं भी दिया कंपनी का तब भी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लिख के खाली स्थान छोड़ देना, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पता है, अब ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि पहले एप्लीकेशन का किस्त आता है, कंपनी जो है पहले एप्लीकेशन का जो कि इंस्टॉलमेंट है उसका अमाउंट रिसीव करता है, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट के यहाँ पर 2 एंट्री होता है। तो यहाँ पर पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन है, तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है, ये आपको पता है, नहीं पता तो याद कर लो। ऐसे भी बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए होता है क्योंकि बैंक में पैसा आ चुका होता है, एप्लीकेशन में पैसा आ चुका होता है। तो यहाँ पर कंपनी 10,000 इशू किया था शेयर ना, 10,000 इशू किया था, तो 10,000 और इस पर एप्लीकेशन पर रेट कितना था, 4 रुपया था, तो 10 तक 40,000 रुपया होना चाहिए, यहाँ 50 क्यों लिख दिए, तो आपको पता है, अभी हम अच्छा से पूरा समझा चुके हैं। क्योंकि 10,000 शेयर इशू किए थे, लेकिन पब्लिक खरीद लिया कितना, 12,500 शेयर परचेज कर लिया, और 4 के रेट से, सब समझदार होगा, सब 4 के रेट से भेज दिया होगा, तो 12 चौक 48, 5 चौक 20, 50,000 रुपया आ गया। आना था 40,000, आगे कितना, 50,000, तो 10,000 रुपये ज़्यादा आ गया। तो कंपनी 10,000 रखेगा नहीं, उसको चाहे तो वापस करेगा चाहे एडजस्ट करेगा। क्या किया है, तो एडजस्ट किया है। अगला एंट्री में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो अगला एंट्री किस लिए होता है, अगला एंट्री होता है कि जो एप्लीकेशन का पैसा बैंक में आया है उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। कहाँ ट्रांसफर कर दो, कैपिटल में, क्योंकि आप कैपिटल के लिए ना लिए हैं पैसा कि घर में कार खरीदने के लिए लिए या निजी प्रयोग के लिए, तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ना, तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो देखो कितना ट्रांसफर किया, 40,000 किया, बहुत ईमानदार होते हैं सब, ठीक ना, 40,000 ही ट्रांसफर किया, 50,000 नहीं। और बाकी जो 10,000 है उसका क्या किया, तो उसको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि उसको यूज किया अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए 10,000 रुपया, ठीक है। और नएसन अपना देखते रहना, नएसन तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आई भी नहीं पता है तो फिर आप बहुत वीक हैं, या फिर आपका टीचर कुछ पढ़ाया नहीं ढंग से, ठीक है। फिर है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगला एंट्री अब होगा, 2 एंट्री एप्लीकेशन का हो गया, अब 2 एंट्री अलॉटमेंट का होगा। तो अलॉटमेंट में क्या होता है, पहले बैंक का एंट्री नहीं होता है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि एप्लीकेशन में बैंक का एंट्री पहले क्यों होता है, और अलॉटमेंट से आगे जितना भी किस्त है उसमें देखते हैं कि सेकेंड एंट्री में बैंक का एंट्री होता है। उसके पीछे कारण है, देखिए एप्लीकेशन में पहला बैंक का एंट्री इसलिए होता है, पहले बैंक का एंट्री इसलिए होता है क्योंकि देखिए जब एप्लीकेशन पब्लिक भरते हैं,
पब्लिक को एप्लीकेशन भरना पड़ता है कि हाँ हम इतना शेयर खरीदेंगे, तो एप्लीकेशन भरने के साथ ही उनको एप्लीकेशन का अमाउंट साथ में भेजना पड़ता है, तब जाके उनका रजिस्टर पर नाम चढ़ता है, समझे। तो वहाँ पे मांगना नहीं पड़ता कंपनी को, मैसेज नहीं करना पड़ता है कि पैसा भेजो, ठीक ना, वो भेजते हैं तो ही शेयर होल्डर बनते हैं, इसलिए पहले बैंक का एंट्री। और अलॉटमेंट के केस में क्या होता है कि फिर अलॉटमेंट का जब टाइम आता है तो बैंक मैसेज करता है, बैंक बोलते हैं कंपनी मैसेज करता है शेयर होल्डर को कि आपका टाइम आ रहा है या आ चुका है, आप पेमेंट कर दो, तो कंपनी उसके लिए एंट्री कर लेता है पहले, ठीक ना। पहले जैसे ही मैसेज कर दिया, इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया शेयर होल्डर पास, उसका एंट्री कर लेता है, और उसके बाद शेयर होल्डर पैसा भेजते हैं तो बैंक में जब पैसा आता है तो एंट्री करते हैं, यही कारण है। समझ में आया होगा आशा करता हूँ। अब तो अलॉटमेंट में मतलब अलॉटमेंट का जो मैसेज भेजते हैं या इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं उसके लिए एंट्री क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपको पता है कि 10,000 शेयर कंपनी इशू किया था, तो 10,000 शेयर इशू किया था और इस पर रेट 8 रुपये था, तो 10 8 80,000 रुपया, तो कंपनी को तो 80,000 रुपये चाहिए ना, इस पर 10,000 शेयर इशू किया था, 8 का रेट चाहिए था, 80,000 चाहिए था, लेकिन बैंक में कितना रुपया आया, 70,000 रुपया आया। क्यों आया 70,000 रुपया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होता है, एंट्री पता है आपको, 70 क्यों आया? क्योंकि 10,000 पहले ले लिया, 80,000 चाहिए था कंपनी को, 10,000 वो एप्लीकेशन पे जो ऑफर पैसा आया था वो 10,000 रुपये रख लिया था कि जब अलॉटमेंट का पारी आएगा उस समय काट के देना। तो शेयर होल्डर तो मूर्ख नहीं होंगे ना, शेयर होल्डर को मैसेज जा चुका होगा कि आपको कम ही देना है, तो 70,000 रुपये आया, 80 में 10 चला गया तो 70 बचा, ठीक है। अब बाकी अलॉटमेंट अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल है, तो फर्स्ट कॉल का भी वही हाल है, पहले कंपनी इन्फॉर्मेशन देगा, तो इन्फॉर्मेशन का एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद बैंक का एंट्री, इसमें कोई बाकी की तो है नहीं, एडवांस तो एडजस्ट हुआ नहीं है, तो 80,000 बिल्कुल आसान है, ठीक है, लेकिन एंट्री याद रखना होगा। समझ नहीं आता है कमेंट करें। आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के लिए, तीसरा क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, और तीसरा क्वेश्चन है वो 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आपको सीखना है तो आपको वहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 भागों में बांट दिया गया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों को जोड़ के बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है अभी देख लेते हैं, फिर वहाँ सोल्यूशन में जाएंगे हम लोग। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपया दिया हुआ है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, डिक्रीज इन डेटर दिया है, डिक्रीज इन बिल्स पेबल दिया है, डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ दिया है, इंक्रीज इन स्टॉक दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सब दिया हुआ है। ये सबसे जरूरत पड़ता है, आप यदि पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और नहीं भी पढ़े हैं तो भी समझ में आएगा, लेकिन पूरा समझ नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है। तो देख रहे हैं फॉर्मेट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ये आपका इस तरह कॉलम पहले खींच लेना होता है पार्टिकुलर अमाउंट का, ठीक है। और सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट दिखाना है, तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट खोजो, तो देखो क्वेश्चन जाके 1 लाख रुपया दिया था, अभी हम पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद ऐड करते हैं, देखो क्या, नन कैश एक्सपेंसेस एंड नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नन कैश एक्सपेंस भी और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी। अब नन कैश एक्सपेंस में क्या क्या आता है, तो नन कैश एक्सपेंस में जैसे डेप्रिसिएशन आता है, ठीक ना, गुडविल रिटर्न ऑफ आता है, तीसरे तो नन कैश एक्सपेंसेस है। तो क्या ये सब है क्वेश्चन में, तो खोजना पड़ेगा, ठीक ना। तो वापस क्वेश्चन में चलते हैं, नन कैश एक्सपेंस कौन कौन है इसमें, देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो दिखा दिए हम लोग, नेट प्रॉफिट दिखा दिए हम लोग। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आप फॉर्मेट जाकर देख लेना, बुक में पीछे दिया हुआ है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी आपका नन कैश एक्सपेंस और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही आता है। क्यों आता है, इसके पीछे क्या कहानी है, उसके लिए आपको डिटेल में समझाना होगा, इसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा हमको। फिर डिक्रीज इन डेटर, तो डिक्रीज इन डेटर आपका ये नन कैश एक्सपेंस, नन कैश इनकम, नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नन ऑपरेटिंग इनकम किसी में नहीं आता, ये डेटर तो एसेट्स है, आपको पता है डेटर एसेट्स ना है, ये नहीं आएगा। डिक्रीज इन बिल्स पेबल, ठीक ना, ये तो लाइबिलिटीज है, ये भी नहीं आएगा। हाँ, डिस्काउंट और रिटर्न ऑफ ये आएगा, ये भी आएगा नन कैश एक्सपेंस एंड नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेडिंग में। इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक तो एसेट्स है, ये नहीं आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ये आएगा नन कैश एक्सपेंस में ऐड करेंगे, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आपका आएगा नन कैश इनकम में आएगा, या फिर नन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा, ठीक है। तो वापस क्वेश्चन में चलते हैं, सब कुछ तो बोल ही दिए। तो नन कैश एक्सपेंस देख रहे हैं, जैसा कि ट्रांसफर टू जनरल जब बोले थे दिखा दिए 10,000, डिस्काउंट ऑन सेल रिटर्न ऑफ दिखा दिए 5,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन दिखा दिए 12,000। तो सब जोड़ के कितना हो गया, देख रहे हैं, सब जोड़ के हो गया 10, 5, 15, 12, 27,000। 27,000 यहाँ बाहर कर दिए, और 1 लाख पहले से यहाँ था, 1,27,000 जोड़ दिए, फिर से एक जोड़ रहे हैं इसलिए जोड़े ही हैं, ठीक है। उसके बाद लेस करेंगे नन कैश इनकम एंड नन ऑपरेटिंग इनकम, उसमें से मात्र एक चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,000 माइनस में है, माइनस में दिखा दिए, बाहर कर दिए, और 1,27,000 में 4,000 लेस कर दिए, 1,23,000 बचा, ठीक है।
उसके बाद जो 1,23,000 आया नन कैश एक्सपेंस जोड़ने और नन कैश इनकम घटाने के बाद 1,23,000, उसको क्या करना है, उसको क्या नाम देना है, तो उसको नाम देना है, ये प्लस में आया ना तो प्रॉफिट है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं इसको। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस कितना दिया हुआ? 1,23,000, ठीक ना, 1,23,000 लिखा। यही लिखना है, जब भी ऐड कर लेंगे, लेस कर लेंगे आप नन कैश एक्सपेंस नन कैश इनकम को, तो वहाँ पर क्या प्लस में आया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखना, माइनस में आया तो ऑपरेटिंग लॉस लिखना, ठीक ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस। तो वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है आपको पता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी जाता है। तो हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी यूज किए हैं, क्वेश्चन में दिया भी है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए। यहाँ रूल क्या है वर्किंग कैपिटल को जोड़ने घटाने का, कि जितना भी करंट एसेट्स होगा, जितना भी करंट एसेट्स होगा, यदि वो इंक्रीज कर रहा है तो उसको घटा देना, ये रूल है, ठीक है ना। अब इसका बेसिक रूल क्यों घटा देना, यदि ये पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे, इसका भी कारण है, ठीक ना। और जितना भी एसेट्स डिक्रीज करेगा उसको जोड़ देना। मतलब एसेट्स का नियम उल्टा चलता है, एसेट्स का ऐसे ट्रिक है, याद रखो, एसेट्स का रूल अपोजिट चलता है, बस इतना याद कर लो। मतलब बढ़ेगा तो घटा दो और घटेगा तो जोड़ दो, सीधा। और करंट लायबिलिटीज क्या है? रियल सीधा चलता है, सीधा मतलब बढ़ेगा तो जोड़ दो और घटेगा तो घटा दो, बस यही करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग डेटर, डेटर आपका करंट एसेट्स है, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्या कर दो? जोड़ दो, क्योंकि बोले करंट एसेट्स घटेगा तो जोड़ना है, उल्टा काम करना है आपको। डिक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपका करंट लायबिलिटीज है, इतना तो आपको आता होगा, तो करंट लायबिलिटीज का सीधा नियम है, घटेगा तो घटाना पड़ेगा। इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक भी करंट एसेट्स है, इंक्रीज हो रहा है तो बताए थे उल्टा चलना है, घटा देना है, ठीक ना। रूल समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जब करंट एसेट्स, मतलब करंट एसेट्स का उल्टा नियम, करंट एसेट्स का उल्टा नियम होता है, सीधा याद रखो, बढ़ेगा घटा दो, घटेगा जोड़ दो। और करंट लायबिलिटीज का सीधा नियम होता है, घटेगा घटा दो, जुटेगा मतलब बढ़ेगा जोड़ दो। तो देखो यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं वो काम। आपका डिक्रीज इन डेटर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डेटर आपका करंट एसेट्स से घट रहा है तो बोले ना करंट एसेट्स का उल्टा नियम जोड़ देना है। जोड़ दिए, कितना अमाउंट वहाँ 25,000 दिया है, लिख दिए। और फिर डिक्रीज इन बिल्स पेबल, ये बिल्स पेबल आपका लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज का सीधा नियम है घटेगा तो घटाना है, इसलिए देखो घटा रहे हैं। इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक आपका एसेट्स है, करंट एसेट्स है, इसका उल्टा नियम बढ़ेगा तो घटा देना है, तो घटा दिए, ठीक है ना। अमाउंट कैसे कैसे दिखाते हैं? तो 25,000 जोड़ने वाला अमाउंट एक ही था इसलिए यहाँ पे बंद किए और बाहर 25,000 लिखे, 1,23,000 में 25 जोड़ दिए तो आपका 1,48,000 रुपया हुआ। और उसमें से 20 और 18 38,000 माइनस अमाउंट हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, तो 38,000 घटा दिए, 1,10,000 आया, तो आंसर आपका प्लस में आया। प्लस में जब आता है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखना है आपको, और माइनस में आएगा तो आपको यहाँ पर नेट कैश लॉस्ट लिखना है, उस कंडीशन में लॉस्ट लिखना है, ठीक ना, लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आगे वही सेम लिखना है, बस यहाँ लॉस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका, ठीक है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। तो ये आपका देख रहे हैं पहला पेज का था जिसमें आपका सेक्शन ए का सोल्यूशन था, ठीक है। दूसरा में सेक्शन बी का था, देख रहे हैं, रोक के स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा में भी सेक्शन बी का ही था, ठीक है। चौथा में सेक्शन सी से था जिसमें थोड़ा गड़बड़ी हुआ था, इसको सुधार के उतारना और उसका फ़ोटो भेजना, और 18 नंबर और 19 नंबर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद आए तो सब्सक्राइब मत करना, कोई दबाव नहीं है, ठीक है। लेकिन कमेंट जरूर करना पसंद नहीं आया तो, ठीक है। कमेंट करेंगे तो हम अपना जो भी कमी है उसको सुधारेंगे, ठीक। तो चलिए आप अच्छे से रहना, थैंक यू।